बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से। आपको याद है लास्ट क्लास में क्या पढ़ा रहा था? पहले बताओ, आपको याद है लास्ट क्लास में क्या पढ़ा रहा था? बोलो जल्दी से। लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट कंपनीज। पढ़ा रहा था कि नहीं पढ़ा रहा था? Yes, बताओ, sir. बोलो यस और नो। पढ़ा रहा था। Yes, sir. इसमें सेक्शन 143 का सबसेक्शन 5, 143 का सबसेक्शन 6 और 143 का सबसेक्शन 7 पढ़ा रहा था। बोलो यस और यस। Yes, sir. याद आया कि यार? एक तो रिप्लाई किया करो, रिप्लाई नहीं करते ना तो बड़ा सिस्टम खराब हो जाता है। Yes, sir. याद आया? अच्छा, अब इसमें मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? इसमें मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? बेसिकली मैंने आपको बोला ये टॉपिक क्या बताता है? ये टॉपिक बताता है पावर्स ऑफ सीएजी फॉर गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी की क्या पावर्स, यही बताता है। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कल ये भी बताया था हमारे करंट सीएजी कौन है? कौन है? जीसी मुर्मू जी। GC मुर्मू। मैंने बताया था हमारे करंट सीएजी कौन है? जीसी मुर्मू जी है। बताया था कि नहीं बताया था? बोलो यस और नो। बताया था। Yes, sir. यस सर। अब मैंने कल एक तो 143 का सबसेक्शन 5 पढ़ाया था। 143 का सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? कि सीएजी को पावर है कि वो डायरेक्शन दे देगा ऑडिटर को कि उनको किस मैनर में, किस तरीके से गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट्स की ऑडिट करनी है। बताया था ये बात। और दूसरा पॉइंट था ऑडिटर की ड्यूटी है। ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी सीएजी को सबमिट करे। ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी सीएजी को सबमिट करे। बताओ याद आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो। यस सर आ गया। अच्छा, यस सर। उसके बाद मैंने एक नेक्स्ट पॉइंट और बताया था। ये पॉइंट पूरा नहीं हुआ था। पहले बताओ याद है ये बात कि ये पॉइंट पूरा नहीं हुआ था? Yes, sir. इस पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था? याद करो। इस पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो एक सीए है राम। सीए राम ने एक बीएसएनएल करके मान लो गवर्नमेंट कंपनी है। बीएसएनएल करके मान लो गवर्नमेंट कंपनी है। अब सीए राम ने बीएसएनएल की क्या करी? ऑडिट करी। और ऑडिट करके सीए राम ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको दे दी? सीए राम ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको दे दी? सीएजी को दे दी। CAG को CAG को। अब सीएजी मान लो ऑडिट से सेटिस्फाइड नहीं है। सीएजी मान लो ऑडिट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया था? सीएजी को जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी, विद इन 60 डेज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, विद इन 60 डेज of receipt of audit report, within 60 days of receipt of audit report, जिस दिन सीएजी को हमारी ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी, विद इन 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिस दिन सीएजी को हमारी ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी, जिस दिन सीएजी को बेटा हमारी क्या मिलेगी? ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी, उसके 60 डेज के अंदर अंदर, उसके 60 डेज के अंदर अंदर सीएजी में ऑर्डर क्या ऑर्डर करेगा? सप्लीमेंट्री यानी एडिशनल ऑडिट करवा सकता है गवर्नमेंट कंपनी की। याद आया नहीं आया बेटा ये पॉइंट? जल्दी बताओ। Yes, sir. ये पॉइंट याद आया नहीं आया? बोलो यस और नो बच्चों। सबको क्लियर है? तो ये बात मैंने आपको कल पढ़ा दी थी। बताओ पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? बताओ यस और नो। Yes, sir. अब बेटा एक पॉइंट और है। अब बेटा एक पॉइंट और है, इस पॉइंट को और ठीक से समझना। अब बेटा एक पॉइंट और है, इस पॉइंट को और ठीक से समझना। ये क्या पॉइंट है? आप समझना। सर होता क्या है, जैसे अब मैं जो कल पॉइंट हमारा बच गया था वो बता रहा हूं। जैसे सीए राम है, सीए राम ने बीएसएनएल की ऑडिट कर दी। बीएसएनएल क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है। सीए राम ने बीएसएनएल की ऑडिट कर दी। सीए राम ने बीएसएनएल की क्या कर दी? ऑडिट कर दी। अब सीए राम अपनी ऑडिट रिपोर्ट, सीए राम अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको देगा? सीएजी को देगा। अब बेटा होता क्या है कंपनी में, एक चीज और होती है। कंपनी क्या करती है? ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी, मेरे एग्जांपल में कंपनी है बीएसएनएल। कंपनी क्या करती है बेटा? अपनी ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी, कंपनी क्या करती है बेटा? अपनी ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी, कोई भी कंपनी हो बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। कंपनी अपनी ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी, कंपनी अपनी ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी सेंट्रल सारे शेयर होल्डर्स को भेजती है। तो बीएसएनएल के जितने भी बेटा क्या होंगे? शेयर होल्डर्स होंगे। बीएसएनएल के जितने भी बेटा क्या होंगे? शेयर होल्डर्स होंगे। इन सभी शेयर होल्डर्स को कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भेजी जाएगी। समझ में आ रहा है क्या बेटा? यस सर। Yes, sir. इन सभी शेयर होल्डर्स को क्या भेजी जाएगी बेटा? इन सभी शेयर होल्डर्स को
कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भेजी जाएगी। क्या भेजी जाएगी बेटा इन सभी शेयर होल्डर्स को? इन Copy सभी of शेयर होल्डर्स audit को report. कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भेजी जाएगी। अब सीएजी की पावर आ रही है। सर सीएजी को ऐसा लगता है, मान लो सीएजी को ऐसा लगता है कि ऑडिटर ने जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई वो तो ठीक है, सीएजी अपनी तरफ से मान लो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर, सीएजी मान लो अपनी तरफ से गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर कोई एडिशनल कमेंट्स देना चाहता है। मान लो सीएजी अपनी तरफ से गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर कोई क्या देना चाहता है बेटा? एडिशनल कमेंट्स देना चाहता है। तो लॉ बोला अगर सीएजी गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट के ऊपर कोई अपने एडिशनल कमेंट्स देना चाहता है तो दे दे। मान लो सीएजी को अपनी तरफ से कोई बात बोलनी है, सीएजी को गवर्नमेंट कंपनी के बारे में अपनी तरफ से कुछ कहना है तो कह सकता है। लॉ बोला सीएजी चाहे तो अपनी तरफ से सप्लीमेंट्स दे सकता है। सप्लीमेंट्स का मतलब होता है बेटा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। सप्लीमेंट्स का मतलब होता है बेटा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। तो आज गवर्नमेंट कंपनी की जो ऑडिट हुई है जो गवर्नमेंट कंपनी की बेटा क्या हुई है? ऑडिट हुई है। गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट के रिगार्ड में, गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट के रिगार्ड में बेटा जो सीएजी है, गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट के रिगार्ड में बेटा जो सीएजी है वो अपनी तरफ से एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट्स देना चाहता है या कोई कमेंट करना चाहता है तो वो करे। फिर पता है क्या होगा? जब कंपनी शेयर होल्डर्स को ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी भेजेगी, जब कंपनी शेयर होल्डर्स को ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी भेजेगी तो ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी के साथ ये जो सीएजी ने एडिशनल कमेंट्स दिए या जो सीएजी ने सप्लीमेंट्स दिए हैं ये भी ऑडिट रिपोर्ट से अटैच कर दिए जाएंगे और ये भी शेयर होल्डर्स को भेजे जाएंगे। ये पूरी बात भी बेटा लिखी हुई है सेक्शन 143 के सबसेक्शन 6 में। 143 का सबसेक्शन 6 क्या बोला? 143 का सबसेक्शन 6 बोला कि बेटा जो सीएजी है वो गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट पे अपने एडिशनल कमेंट्स दे सकता है, वो गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट पे कोई सप्लीमेंट्स एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दे सकता है। तो बोले जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भेजेगी तो साथ में अटैच कर देगी जो भी सीएजी ने कमेंट्स दिए हैं वो, जो भी सीएजी ने सप्लीमेंट्स दिए वो। होता क्या है प्रैक्टिकली, कंपनी अपने सभी शेयर होल्डर्स को ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी भेजती है, तो उसी के साथ सीएजी के जो कमेंट्स हैं या जो सीएजी के सप्लीमेंट्स हैं वो भी अटैच कर दिए जाते हैं। बताओ बेटा ये पॉइंट समझ में आया नहीं है? जल्दी बोलो बेटा। Yes, sir. Yes. कोई डाउट या क्वेरी? No, sir. No, sir. किसी भी बच्चे की कोई डाउट या क्वेरी? नहीं? रीड कराऊं ये वाला पॉइंट? Yes, sir. तो देखो अब ये वाला पॉइंट क्या है, अब देखो ये वाला पॉइंट क्या है, इसको रीड करना बेटा। अब अपन ने यहां तक तो कल पढ़ लिया था, ये वाला पॉइंट और ये ए वाला पॉइंट कल पढ़ लिया था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes, sir. अब देखो sir. बी वाले पॉइंट से पढ़ना है, सप्लीमेंट और कमेंट। इसमें क्या लिखा है? सीएजी में कमेंट अपॉन द ऑडिट रिपोर्ट। सीएजी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कमेंट कर सकता है। और क्या लिखा है? सीएजी में सप्लीमेंट द ऑडिट रिपोर्ट। सीएजी ऑडिट रिपोर्ट को सप्लीमेंट कर सकता है। सप्लीमेंट करने का मतलब होता है ऑडिट रिपोर्ट के साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करना। सप्लीमेंट करने का मतलब होता है ऑडिट रिपोर्ट के साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करना। अब बोल रहा है एनी सच कमेंट्स और सप्लीमेंट्स, जो भी कमेंट्स है सप्लीमेंट किसने दिए? सीएजी ने दिए हैं। शेल बी सेंड बाय द कंपनी, बोले कंपनी भेजेगी किसको? टू एवरी पर्सन, बोले हर उस पर्सन को भेजेगी जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी भेजी जा रही है। एंटाइटल्ड टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हर वो व्यक्ति जिसको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी भेजी जा रही है उसको जो भी कमेंट्स है वो भी भेजे जाएंगे। तो कंपनी भेजेगी जो भी कमेंट्स है सप्लीमेंट्स है, हर उस पर्सन को भेजेगी, हर उस पर्सन को भेजेगी जिसको कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजी जा रही है। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अच्छा बेटा एक चीज और मैंने बताई थी आपको, याद? कंपनी में जनरल मीटिंग होती है। Yes, तो मैंने sir. बताया था जनरल मीटिंग क्या होती है? कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। और जनरल मीटिंग दो तरह की होती है, एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है। तो एनुअल जनरल मीटिंग तो मैंडेटरी मीटिंग है जो हर साल होती है। उसके अलावा ईजीएम होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, या एडिशनल मीटिंग्स होती है जो कंपनी में होती है। बताया था नहीं बताया था इंट्रो में? बताया था सर। इंट्रो में बताई थी ये बात। Yes, तो बेटा sir. लॉ ये बोल रहा है
लॉ ये बोल रहा है कि जब कंपनी की एजीएम होगी तो जो भी सीएजी ने कमेंट्स दिए हैं, जब भी कंपनी की एजीएम होगी तो जो भी सीएजी ने क्या दिए हैं, कमेंट्स दिए हैं, या जो भी सीएजी ने क्या दिए हैं, सप्लीमेंट्स दिए हैं, वो एजीएम में भी मेंबर्स के सामने पेश करके रखे जाएंगे उनकी अप्रूवल के लिए। तो वो बोल रहा है एनी सच कमेंट और सप्लीमेंट shall also be placed before the members in the AGM। बोले वो भी एजीएम में मेंबर्स के सामने प्लेस किए जाएंगे। तो बोले जो भी उन्होंने कमेंट्स दिए हैं, बोले एनी सच कमेंट और सप्लीमेंट shall also be placed before the members in the AGM। बोले मेंबर्स के सामने एजीएम के अंदर भी वो रखे जाएंगे। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई कि नहीं है? बोलिए यस और नो। Yes, sir. Yes, आगे sir. ठीक है, Sir. तो बेटा यहाँ पे आके हमारा खत्म होता है सेक्शन 143 का सबसेक्शन 6 और 143 का सबसेक्शन 5. 5। अब बेटा एक सबसेक्शन 7 है, उसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। पहले तो इसमें एक हल्का सा करेक्शन करना है। 143 सबसेक्शन 7 है, 70 नहीं है। ये गलती से 70 हो गया, ये 70 है नहीं, ये 7 है। ठीक है बेटा, करा Yes, आपने इतना sir. करेक्शन। Yes, sir. अब बेटा लॉ ये बोलता है, ध्यान से सुनना, लॉ ये बोलता है कि जो सीएजी है, लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है बेटा जो सीएजी है वो गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट्स की एक टेस्ट ऑडिट भी करा सकता है। अब आप मेरे से पूछोगे टेस्ट ऑडिट क्या है, तो मैं आपको बोलूंगा हमारे सिलेबस में नहीं है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसीलिए इस पॉइंट पे हमने सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है। ये सिलेबस में ही नहीं है, बुक्स में होने या नहीं होने की बात नहीं है, हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो आपको सिर्फ एक लाइन याद रख लेनी है कि सीएजी में बाय एन ऑर्डर, सीएजी में बाय एन ऑर्डर कॉज टेस्ट ऑडिट टू बी कंडक्टेड ऑफ द अकाउंट्स ऑफ कंपनी। बेसिकली सीएजी की ये पावर है कि सीएजी गवर्नमेंट कंपनी की टेस्ट ऑडिट करा सकता है। अब क्योंकि टेस्ट ऑडिट ही हमारे सिलेबस में नहीं है तो इस पॉइंट की कोई ज्यादा रेलेवेंस हमारे लिए है नहीं। तो यहां पर आकर बेटा मेरी तरफ से एक टॉपिक खत्म होता है, स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट कंपनीज। बताइए बेटा आया नहीं आया? बोलिए। Yes, sir. Sir. Yes, sir. ठीक है, Yes. अब आती है बेटा ब्रांच ऑडिट। पहले मैं ब्रांच ऑडिट को हल्का सा समझा रहा हूं, उसके बाद अपन इसको यहां से रीड कर लेंगे। अच्छा, अब बेटा इधर देखना, ध्यान से देखना जो मैं आपको बता रहा हूं, फोकस करना। फोकस करोगे तो समझ में आएगा, नहीं फोकस करोगे तो नहीं समझ में आएगा। जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर ध्यान से देखना कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। बेटा सपोज करिए कंपनी है एक्स लिमिटेड, इस कंपनी का हेड ऑफिस तो है दिल्ली में, ठीक है। अब मान लो इसकी कंपनी की 2 ही ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच 1 तो दिल्ली में है, या दिल्ली में मतलब एक ब्रांच 1 तो इस कंपनी की जयपुर में है, और इसी कंपनी की एक और ब्रांच है ब्रांच 2, और ये जो इस कंपनी की ब्रांच 2 है मैं कहता हूं नेपाल में। तो एक ब्रांच 1 तो इस कंपनी की दिल्ली में है और एक ब्रांच 2 इस कंपनी की नेपाल में। एक ब्रांच 1 तो इस कंपनी की दिल्ली में है और एक ब्रांच 1 इस कंपनी की नेपाल में, ठीक है। अब बेटा सीए राम कंपनी के हेड ऑफिस की ऑडिट कर रहा है, तो जो बेटा हेड ऑफिस की ऑडिट करता है वो कहलाता है कंपनी ऑडिटर। तो कंपनी ऑडिटर तो बेटा सीए राम हो गया। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये आता है, चलो हेड ऑफिस की ऑडिट तो हो ही रही है। मेरा पहला क्वेश्चन क्या आता है समझना, चलो हेड ऑफिस की ऑडिट तो हो ही रही है, हेड ऑफिस की ऑडिट तो होगी भी और हो भी रही है। मुझे बताओ कंपनी की ब्रांचेस की ऑडिट कौन करेगा? मुझे Branch बताओ, auditors. सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है ब्रांच ऑडिट कंपलसरी है क्या? Yes, sir. Yes, सबसे yes, पहला sir. क्वेश्चन तो आता है चलो हेड Yes, ऑफिस sir. की ऑडिट तो हो रही है, क्या ब्रांच ऑडिट कंपलसरी है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, बेटा sir. सेक्शन 143 का सबसेक्शन 8 बोला अगर कंपनी की कोई ब्रांचेस भी हैं, चाहे ब्रांच इन इंडिया हो चाहे ब्रांच आउटसाइड इंडिया हो, बोलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन कंपनी की जो ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस के लिए ऑडिट कराना मैंडेटरी है। बोले इवन जो कंपनी की क्या है ब्रांचेस भी हैं उनके लिए ऑडिट कराना कंपलसरी है। बताओ बेटा ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? Yes, yes, sir. तो आपको क्या Yes, याद sir. रखना है?
आपको क्या याद रखना है, चाहे कंपनी का कोई हेड ऑफिस हो, चाहे कंपनी का कोई ब्रांच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन ब्रांच की ऑडिट कराना भी, इवन ब्रांच की ऑडिट कराना भी क्या होता है बेटा, कंपलसरी होता है। इवन ब्रांच की ऑडिट कराना भी बेटा क्या होता है, कंपलसरी होता है। पहले मुझे बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब सवाल ये उठता है ब्रांच की ऑडिट करेगा कौन। तो लॉ बोला या तो ब्रांच की ऑडिट कंपनी ऑडिटर से ही करा लो। किससे करा लो, कंपनी ऑडिटर से। मतलब कंपनी ऑडिटर कौन है मेरे एग्जांपल में, सीए राम, तो बोले जो कंपनी ऑडिटर है उसी से करा लो। अगर ब्रांच इंडिया में, हम अभी इंडिया के ब्रांच की बात कर रहे हैं, लॉ बोला अगर ब्रांच इंडिया में है तो बोले इंडिया की ब्रांच की ऑडिट तो आप कंपनी ऑडिट से ही करा लो। बोले माथा ही मत लगाओ, बोले अगर ब्रांच इंडिया में है तो इंडिया के ब्रांच की ऑडिट तो कंपनी ऑडिटर से ही करा लो। या कंपनी ऑडिटर से नहीं कराना चाहते तो किसी भी अदर पर्सन से करा लो जो क्वालिफाइड है ऑडिटर बनने के लिए, क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। अब बेटा आपने पढ़ा है ना ऑडिटर बनने के लिए कौन क्वालिफाइड होता है, Yes, sir. कौन होता है बताओ। Chartered accountant. नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। आप बोलोगे कि Accountant कंपनी की practice. ऑडिट अगर, Practice. आप बोलोगे कंपनी की ऑडिट अगर इंडिविजुअल कर रहा है तो वो सीएन प्रैक्टिस होना चाहिए, और कंपनी की ऑडिट अगर एक पार्टनरशिप फर्म कर रही है तो पार्टनरशिप फर्म के जो मेजॉरिटी पार्टनर्स हैं वो सीएन प्रैक्टिस होने चाहिए। याद आया। Yes, sir. तो अगर जी आपसे सर। भाई, जी तो सर। अब आपके पास ऑप्शन क्या हो गए, दो। अगर कोई ब्रांच इंडिया में है तो या तो इंडिया के ब्रांच की ऑडिट कंपनी ऑडिटर से करा लो, या तो इंडिया के ब्रांच की ऑडिट किससे करा लो बेटा, कंपनी ऑडिटर से करा लो। और अगर आप इंडिया के ब्रांच की ऑडिट कंपनी ऑडिटर से नहीं कराना चाहते हो, और अगर आप इंडिया के ब्रांच की ऑडिट किससे नहीं कराना चाहते हो बेटा, कंपनी ऑडिटर से नहीं कराना चाहते हो, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, किसी भी अदर पर्सन से करा लो हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। बताइए बेटा आया नहीं आया समझ में। आ गया सर। आ गया। अच्छा, मुद्दा आया अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो क्या, ब्रांच अगर आउटसाइड इंडिया है तो क्या। तो लॉ बोला अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो उसकी ऑडिट कंपनी ऑडिटर से ही करा लो। कंपनी ऑडिटर मतलब सीए राम, या तो सीए राम से ही करा लो। और बोले अगर सीए राम से नहीं कराना चाहते तो किसी भी अदर पर्सन से करा लो, किसी भी अदर पर्सन से करा लो क्वालिफाइड टू बी ऑडिटर, जो ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड है एज पर लॉज ऑफ दैट कंट्री। दैट कंट्री से मतलब है, दैट कंट्री से मतलब है फॉरेन कंट्री, बाहर की कंट्री। बोले अगर ब्रांच इंडिया के बाहर है, बोले अगर ब्रांच इंडिया के बाहर है तो उसकी ऑडिट या तो कंपनी ऑडिटर से ही करा लो, और अगर कंपनी ऑडिटर से नहीं कराना चाहते तो पूरे दूसरा ऑप्शन है कि किसी भी अदर पर्सन से करा लो जो क्वालिफाइड है ऑडिटर बनने के लिए, हमारे देश के कानून के अकॉर्डिंग नहीं, उस देश दैट कंट्री के कानून के अकॉर्डिंग, यानी फॉरेन कंट्री के कानून के अकॉर्डिंग। तो अगर ब्रांच इंडिया में है तो कंपनी ऑडिटर ऑडिट कर ले, या कोई भी अदर पर्सन ऑडिट कर ले जो ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड है। अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो कंपनी ऑडिटर ऑडिट कर ले, या कोई भी अदर पर्सन ऑडिट कर ले जो क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर है एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई नहीं है, Yes, जल्दी sir. बोलो। Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट हो तो पूछ लो यहाँ तक। No, sir. No, sir. पक्का नहीं है, No, sir. आगे चलो। Yes, sir. अच्छा, अब सर सवाल ये उठा, जो भी पर्सन ब्रांच की ऑडिट करेगा उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी। जो भी पर्सन ब्रांच की ऑडिट करेगा उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी। तो लॉ बोला अगर ब्रांच ऑडिट कंपनी ऑडिटर ही कर रहा है, बेटा कंपनी ऑडिटर से करा सकते ना ब्रांच ऑडिट, या नहीं करा सकते। करवा तो सकते। बोले कंपनी ऑडिटर की Yes, sir. ब्रांच के ऊपर वही राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी जो हमने कंपनी ऑडिटर की राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ी थी सेक्शन 143(1) से लेकर 143(4) में। बेटा 143(1) से लेकर 143(4) में हमने क्या क्या पढ़ा था। जैसे 143(1) तो था कि बुक्स देख सकता है, फिर 143(1) में 6 ड्यूटीज थी कि लोन एडवांस प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं है। फिर एक 143(3) पढ़ा, वो मैंने आपको कल ही क्लास में पढ़ाया।
फिर 143(4) बोला कि अगर आप कहीं भी नेगेटिव कमेंट दोगे तो रीजन बताओगे। तो इन्होंने बोला ब्रांच की ऑडिट अगर कंपनी ऑडिटर ही कर रहा है तो कंपनी ऑडिटर की ब्रांच के ऊपर वही राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी जो कंपनी की राइट्स एंड ड्यूटी, ऑडिटर की राइट्स एंड ड्यूटीज 143(1) से लेकर 143(4) में। और लॉ बोला मान लो कंपनी की ब्रांच ऑडिट कोई अदर पर्सन कर रहा है, मान लो कोई दूसरा ब्रांच ऑडिटर कर रहा है, तो बोले अगर कोई दूसरा ब्रांच ऑडिटर भी कर रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले ब्रांच ऑडिटर की भी ब्रांच के रिस्पेक्ट में वही राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी जो सेक्शन 143(1) से लेकर 143(4) में है। मतलब पॉइंट ये हो गया, चाहे कंपनी की ऑडिट ब्रांच ऑडिटर करे, चाहे कंपनी की ब्रांच ऑडिट ब्रांच ऑडिटर करे, चाहे कंपनी की ब्रांच की ऑडिट कंपनी ऑडिटर ही करे। कंपनी ऑडिटर करेगा तो कंपनी ऑडिटर की भी 143(1) से लेकर 143(4) वाली राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी। ब्रांच ऑडिटर करेगा तो ब्रांच ऑडिटर की भी 143(1) से लेकर 143(4) वाली राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं है? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट या Yes, क्वेरी? sir. No, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. sir. हाँ. अच्छा, एक लास्ट पॉइंट है, बोले ब्रांच ऑडिटर ऑडिट कंप्लीट करके पहले तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और फिर जो ब्रांच ऑडिटर है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी कंपनी ऑडिटर को भेजेगा। कंपनी ऑडिटर को भेजेगा। लेकिन कंपनी ऑडिटर को तभी भेजनी है जब ब्रांच ऑडिटर और कंपनी ऑडिटर अलग अलग लोग हैं, क्योंकि अगर ब्रांच ऑडिटर और कंपनी ऑडिटर एक ही लोग हैं तो खुद ही की रिपोर्ट खुद ही को थोड़ी भेजेगा। क्लियर है क्या बच्चा? यस सर। ये बेटा मैंने जितना पढ़ाया ये पूरा है सेक्शन 143(8). ये पूरा जितना मैंने पढ़ाया ये पढ़ने के बाद 143(8) खत्म हो गया। बताइए आया कि नहीं आया आप लोगों को? आ गया सर। आ गया? रीड करा दूं? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रांच ऑडिट। ब्रांच ऑडिट के ऊपर सेक्शन लिखा हुआ है 143(8). अगर ब्रांच इंडिया में है तो ऑडिटर कौन होगा? तो बोले द अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच ऑफिस इन इंडिया शैल बी ऑडिटेड बाय, बोले द कंपनीज ऑडिटर। बोले या तो कंपनी ऑडिटर से करा लो या दूसरा ऑप्शन क्या है, एनी अदर पर्सन से करा लो, क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ कंपनी। बोले किसी भी दूसरे पर्सन से करा लो जो कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड है। और अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो ब्रांच आउटसाइड इंडिया। बोले द अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच आउटसाइड इंडिया शैल बी ऑडिटेड बाय, कौन ऑडिट करेगा? बोले या तो कंपनी ऑडिटर से करा लो या फिर किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या बाय एनी अदर पर्सन करा लो जो ड्यूली क्वालिफाइड है टू एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद लॉज ऑफ दैट कंट्री। दैट कंट्री मतलब फॉरेन कंट्री। ऐसे बंदे से करा लो जो फॉरेन कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंग ऑडिट करने के लिए क्वालिफाइड है। तो अगर ब्रांच इंडिया में है तो इंडिया की ब्रांच की ऑडिट या तो कंपनी ऑडिटर कर लेगा या अदर पर्सन क्वालिफाइड कर लेगा। अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो उसकी ऑडिट या तो कंपनी ऑडिटर कर लेगा या कोई भी अदर पर्सन कर लेगा जो क्वालिफाइड है एज पर लॉज ऑफ दैट कंट्री। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। Yes, अब sir. नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर की ड्यूटीज एंड पावर्स क्या होंगी? तो इन्होंने बोला देखो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से इतना सा बोल रहा है कि अगर ब्रांच की ऑडिट कंपनी ऑडिटर कर रहा है तो कंपनी ऑडिटर की वही 143(1) से लेकर 143(4) वाली ड्यूटीज होंगी। और अगर ब्रांच की ऑडिट ब्रांच ऑडिटर कर रहा है तो ब्रांच ऑडिटर की भी 143(1) से लेकर 143(4) वाली ही राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी। तो ये बात लिखी हुई है रूल 12 में। द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कंपनी ऑडिटर की ब्रांच के लिए विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ ब्रांच, और ब्रांच ऑडिटर की भी, एंड द ब्रांच ऑडिटर इफ एनी shall be as contained in subsection 124 of 143। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई नहीं आई? बोलो। Yes, sir. और बस एक लास्ट पॉइंट और पढ़ेंगे, रिपोर्ट ऑफ ब्रांच ऑडिटर। बेटा ब्रांच ऑडिटर पहले तो रिपोर्ट बनाएगा और फिर अपनी रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर को दे देगा। तो यही लिखा हुआ है, पढ़ना। सबसे पहले तो द ब्रांच ऑडिटर शैल प्रिपेयर अ रिपोर्ट
ऑन द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच एग्जामिन्ड बाय हिम, जो उसने अकाउंट्स बनाया उस पर रिपोर्ट बनाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑडिटर शेल सेंड हिज रिपोर्ट टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, फिर ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर को भेज देगा। यहां पर आकर बेटा मेरी तरफ से खत्म होता है 143 का सबसेक्शन 8। यहां तक क्लियर हो गया क्या बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट या क्वेरी किसी बच्चे की यहां तक? No, sir. Sir. मुझे No, बताओ sir. किसी भी बच्चे की कोई डाउट या क्वेरी है यहां तक? बोलो स्टूडेंट्स। No, sir. No, sir. नहीं है, आगे चल सकता हूँ क्या? मुझे No, बताओ, sir. Yes, sir. आगे चल सकता हूँ क्या? बोलो फटाफट, या Yes, नहीं चल sir. सकता? Sir. Sir. चल सकता हूँ आगे, ठीक है। Yes. तो आओ बच्चों आगे चलेंगे, आओ बच्चों आगे चलेंगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है इस पे फोकस करिएगा। आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, इस पे फोकस करिएगा। अब सर एक रूल है, इस रूल को ठीक से समझिएगा। सर सेक्शन 143 9 और 10 है। अब ये बोलते हैं कि ये ऑडिटर की ड्यूटी है, ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो कंडक्ट करे ऑडिट, वो कंडक्ट करे ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो अपने ऑडिट किसके अकॉर्डिंग करे बेटा? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग करे। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये आता है, हमारे देश में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कौन बनाएगा? तो बेटा हमारे देश में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाने का एक प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है समझना बेटा। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, सबसे पहले बेटा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, यानी हमारी प्यारी प्यारी इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले स्टेप 1 में आईसीआई बनाती है, आईसीआई बनाती है, इशू करती है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सबसे पहले बेटा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कौन बनाता है? आईसीआई बनाती है। ICAI. अब पता है क्या करती है आईसीआई? ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाकर, आईसीआई ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाकर रिकमेंड कर देती है। किसको रिकमेंड कर देती है सर? आईसीआई ये स्टैंडर्ड्स बना के रिकमेंड कर देती है एनएफआरए को। एनएफआरए बेटा एक सरकारी संस्थान है, फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए। तो बेटा आईसीआई स्टैंडर्ड्स बना के रिकमेंड कर देती है एनएफआरए को। तो बेटा आईसीआई स्टैंडर्ड्स बनाती है और आईसीआई स्टैंडर्ड्स बना के किसको रिकमेंड कर देती है बेटा? एनएफआरए को। अब एनएफआरए क्या करती है? एनएफआरए पहले तो आईसीआई के रिकमेंडेशंस एग्जामिन करती है, रिकमेंडेशंस ऑफ आईसीआई। एनएफआरए पहले बेटा एग्जामिन करती है रिकमेंडेशंस ऑफ आईसीआई। उसके बाद उसमें अगर एनएफआरए को खुद के कोई रिकमेंडेशन जोड़ने हैं तो वो भी जोड़ती है, प्लस उसको अपने खुद के कोई सुझाव जोड़ने हैं तो वो भी जोड़ती है। उसके बाद बेटा जो एनएफआरए है वो स्टैंडर्ड्स बना के फाइनली रिकमेंड करती है। एनएफआरए फाइनली स्टैंडर्ड्स बना के रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। एनएफआरए फाइनली स्टैंडर्ड्स बना के रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीजी को। अब यहां से चालू होता है स्टेप 3। अब बेटा सीजी एनएफआरए से कंसल्टेंसी करते हुए, इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए, सीजी एनएफआरए से कंसल्टेंसी करते हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट एनएफआरए से कंसल्टेंसी करते हुए नोटिफाई कर देती है। नोटिफाई मतलब लागू करना, नोटिफाई मतलब लागू करना, नोटिफाई कर देती है। क्या नोटिफाई कर देती है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये बेटा 3 स्टेप का प्रोसेस होता है जो हमारे देश में फॉलो करा जाता है स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए। और एक बार सीजी ने स्टैंडर्ड्स नोटिफाई कर दिए तो फिर ऑडिटर की ड्यूटी है कि जो जो स्टैंडर्ड सीजी ने नोटिफाई किए हैं उन्हीं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिटर अपनी ऑडिट कंडक्ट करे। बताओ बेटा ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ Yes, बेटा। sir. Yes. सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलो यस और नो।
Yes, Yes. sir. आ गया? Yes, sir. तो देखो अब 143 9 और 10 में क्या लिखा है, रीड करना। यहां लिखा हुआ है ऑडिटर टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, सेक्शन 143 9 एंड 10। तो नेचर ऑफ ड्यूटी में लिखा है एवरी ऑडिटर शेल कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। बोले हर ऑडिटर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करेगा। अभी स्टैंडर्ड्स बनाने का प्रोसेस है सीजी टू प्रिस्क्राइब, इसमें डी हट जाएगा, सीजी टू प्रिस्क्राइब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। बोले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सीजी प्रिस्क्राइब करती है। स्टेप क्या है, 3 स्टेजेस इन प्रिस्क्राइबिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर एज फॉलोज। एट फर्स्ट स्टेज ICAI रिकमेंड्स द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सबसे पहले ICAI रिकमेंड करती है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। फिर सेकंड स्टेज में क्या होता है, एट सेकंड स्टेज दीज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग शैल बी एग्जामिन्ड बाय NFRA। NFRA एग्जामिन करती है और खुद के रिकमेंडेशन भी देती है। NFRA में ऑल्सो मेक इट्स ओन रिकमेंडेशन। फिर थर्ड स्टेज पे क्या होता है, थर्ड स्टेज पे क्या होता है, एट थर्ड स्टेज CG examines the recommendation made by NFRA, then CG may prescribe after consultation with NFRA the auditing standards। बताओ बेटा आया नहीं आया, ये पॉइंट समझ में जल्दी बता दो भाई। Yes, sir. सभी बच्चों को आ गया, आगे चल सकता Yes, हूं? sir. अच्छा एक बेटा ये 143.11 आता है, ये आपको करना नहीं है, रीड ओनली लिख के छोड़ दीजिएगा बेटा। ये ऑडिट के सिलेबस में है लेकिन कोर्स में, तो जो लोग ऑडिट पढ़ेंगे, बोथ ग्रुप पढ़ेंगे, उनको मैं ये ऑडिट के सिलेबस में पढ़ाऊंगा, लेकिन लॉ के सिलेबस में सेक्शन का कोई काम नहीं है, हमको दिमाग नहीं लगाना। क्लियर है बच्चों? सेम चीज 143.12 से लेकर 15 में है, ये ऑडिट के सिलेबस में है। तो मैं जब ऑडिट पढ़ाऊंगा तब ये आपको डिस्कस करूंगा। ऑडिट के अंदर ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा के दूंगा ऑडिट के चैप्टर नंबर 5 में। ऑडिट के चैप्टर नंबर 5 में मैं ये पॉइंट आपको पढ़ा के दूंगा, ठीक है बेटा? Yes, sir. तो ये पूरा अपना अभी नहीं करना अपने को कुछ भी, ऑडिट में अपने आप आ जाएगा, मैं बाय डिफॉल्ट करा दूंगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक आता है बेटा सेक्शन 144, दिख गया? दिख गया क्या बेटा? ये किस चीज का सेक्शन था? प्रोहिबिटेड सर्विसेज का। पढ़ चुके हैं हम लोग ये? Yes, sir. पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके बताओ? Yes, पढ़ चुके sir. हैं, ठीक है, ये भी अपना खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। मिल गया क्या? मिल गया क्या बेटा? अब बेटा हाँ बेटा बोलो, कुछ पूछ रहे हो? सर उसमें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हुआ था 144 में। थर्ड बोल फोर्थ। अरे भाई उतना ही करना है, ये करना नहीं है, दिस इज नॉट Okay, sir. रिक्वायर्ड टू बी डन। ओके सर। हाँ उसका आप टेंशन मत लिया करो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो मैं जो कराऊंगा बस वही करना है। आगे आ जाओ बेटा, ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। अब ये क्या टॉपिक है बेटा? ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। ये क्या टॉपिक है बेटा? ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। इसे समझना बेटा। बेटा कंपनी में क्या होता है, कंपनी में क्या होता है बेटा समझना। कंपनी में बेटा एक तो ऑडिट रिपोर्ट बनती है, ऑडिट रिपोर्ट ऑब्वियसली ऑडिटर बनाता है बेटा। उसके अलावा भी कई सारे अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी में जिन पे ऑडिटर के साइन होने होते हैं, विच आर रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय एन ऑडिटर, विच आर रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय एन ऑडिटर। देखो एक तो ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना होता है, समझना बेटा। एक तो ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना होता है। चलो ऑडिट रिपोर्ट पे अगर ऑडिटर को साइन करना है तो ऑडिट रिपोर्ट पे तो ऑडिटर साइन करेगा ही। तो एक तो बेटा ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना होता है। उसके अलावा भी बेटा बहुत सारे अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसपे ऑडिटर को साइन करना होता है। तो एक तो बेटा ऑडिटर को साइन करना होता है ऑडिट रिपोर्ट पे, उसके अलावा भी बेटा बहुत सारे अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर ऑडिटर को साइन करना होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं बेटा, कंपनी में एक डॉक्यूमेंट बनता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम पब्लिक को इनविटेशन भेजते हैं कि आके हमारे शेयर्स खरीद लो, तो अब प्रोस्पेक्टस पे भी ऑडिटर के साइन होने होते हैं। तो सेक्शन 145 सिर्फ इतना बोल रहा है कि चाहे ऑडिट रिपोर्ट हो
चाहे कोई भी अदर डॉक्यूमेंट हो जिसपे ऑडिटर के साइन होने हैं, तो बोले ऑडिटर खुद ही साइन करेगा, ये नहीं कि किसी और से करा दिया। ऑडिटर हिमसेल्फ विल साइन, बोले ऑडिटर खुद ही साइन करेगा। क्या क्या चीज? बोले एक तो ऑडिटर साइन करेगा ऑडिट रिपोर्ट, बोले एक तो ऑडिटर साइन करेगा ऑडिट रिपोर्ट, और एक ऑडिटर साइन करेगा अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय द ऑडिटर। तो एक तो ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा, और एक ऑडिटर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट साइन करेगा जिसपे ऑडिटर के साइन होने होते हैं। तो बोले ऑडिटर हिमसेल्फ विल साइन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिटर विल हिमसेल्फ साइन अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय द ऑडिटर। लेकिन अब इसमें एक सीखने वाली बात है। अब हिमसेल्फ का मतलब क्या है? तो बेटा ये सेक्शन में नहीं लिखा, ये मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूं कि अगर कोई इंडिविजुअल सीए है तो खुद के साइन कर देगा, और अगर फर्म ऑफ सीए है तो फर्म का कोई भी एक पार्टनर साइन करेगा। एनी वन पार्टनर ऑफ फर्म, एनी वन पार्टनर ऑफ फर्म हु इज अ सीए, जो सीए होगा, हु इज अ सीए शेल साइन, हु इज अ सीए शेल साइन। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो। Yes, sir. तो सेक्शन क्या बोलता है कि चाहे ऑडिट रिपोर्ट हो, चाहे कोई भी अदर डॉक्यूमेंट हो विच आर रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय द ऑडिटर, बोले कोई भी अदर डॉक्यूमेंट हो जिसपे ऑडिटर के साइन होने, तो बोले ऑडिटर हिमसेल्फ विल साइन, बोले ऑडिटर खुद साइन करेगा। बोले अगर इंडिविजुअल सीए है तो खुद के साइन कर देगा, फर्म ऑफ सीए है तो एनी वन पार्टनर ऑफ फर्म हु इज अ सीए शेल साइन। बताओ बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक क्लियर है? Yes. अच्छा बेटा एक बात बताओ, एक बार सेक्शन 143 निकालो। कल ही लिखा है मैंने नोट्स में, तो जहां नोट्स में लिखा रखा है बस वही निकाल लो। यस सर। निकाला आपने नोट्स में सेक्शन 143 या नहीं निकाला? यस सर, निकाल लिया। अब बेटा सेक्शन 143 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 143 में ये लिखा हुआ है कि अगर ऑडिट, एक पॉइंट होगा, देखो मैंने आपको लास्ट पॉइंट लिखा रखा होगा, लास्ट पॉइंट, कि एनी ऑब्जर्वेशन और कमेंट ऑफ ऑडिटर हैविंग एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, लिखा हुआ है। यस सर। कल मैंने ये एग्जांपल देके समझाया था पॉइंट, कि यस आज मैं सर। ऑडिट पे गया, मुझे कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन पता चली, मुझे कोई भी ऐसी बात पता चली जो कंपनी की वर्किंग के ऊपर अगर बुरा प्रभाव डाल रही है, तो वो मुझे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बतानी पड़ेगी। बताया था मैंने? Yes, sir. अब सर सेक्शन 145 ही बोल रहा है, सेक्शन 145 ही ये बोल रहा है कि ऑडिटर की रिपोर्ट में अगर कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन है, ऑडिटर की रिपोर्ट में अगर कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो क्या डाल रही है, हैविंग एडवर्स इफेक्ट, जो एडवर्स इफेक्ट डाल रही है ऑन फंक्शनिंग ऑफ कंपनी, अगर बोले ऑडिटर की रिपोर्ट में कोई भी ऐसी बात लिखी हुई है जो कंपनी की फंक्शनिंग के ऊपर क्या डाल रही है बेटा, एडवर्स इफेक्ट डाल रही है, तो बोले ऑडिटर की रिपोर्ट में अगर कोई भी ऐसी बात लिखी हुई है जो कंपनी की फंक्शनिंग के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाल रही है, तो बोले ऐसी बात ओपन करके रख दी जाएगी फॉर इंस्पेक्शन एट एजीएम। मतलब कंपनी की जब भी एजीएम होगी तो ये चीज एजीएम में ओपन करके रख दी जाएगी, ताकि किसी भी मेंबर को इंस्पेक्शन करना हो तो कर ले, और एजीएम में जो भी ऑडिटर के कमेंट्स हैं वो रीड आउट भी किए जाएंगे। मतलब होगा क्या, ऑडिटर की कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन, ऑडिटर की कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन जो कंपनी की फंक्शनिंग के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाल रही थी, उस ऑब्जर्वेशन को एजीएम में ऐसे खोल के रख देंगे टेबल के बीच पर कि भैया तुम्हें पढ़नी है तो पढ़ लो, तो वो ओपन करके रख दी जाएगी फॉर इंस्पेक्शन, और प्लस जो ऑडिटर के इस तरह के कमेंट्स हैं वो एजीएम के अंदर रीड आउट भी किए जाएंगे। ये बात भी बेटा सेक्शन 145 में ही लिखी हुई है। बताओ बेटा सेक्शन 145 समझ में आया कि नहीं आया? यस जल्दी सर। बोलो। यस सर। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। ये वाला पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. और ये वाला? यस सर। चलो तो देखो इसको रीड कराते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है। बोले ऑडिटर की रिपोर्ट से ऑडिटर साइन करेगा, पहली चीज तो द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी साइंड
ओनली बाय द पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी। बोले ऑडिट रिपोर्ट वही बंदा साइन करेगा जिसको आपने ऑडिटर बनाया है। फिर बोल रहा है कोई अदर डॉक्यूमेंट भी है जिसपे ऑडिटर के साइन होने हैं। बोले एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी रिक्वायर्ड टू बी साइंड और सर्टिफाइड बाय द ऑडिटर, पे भी ऑडिटर ही साइन करेगा। shall be signed or certified only by the person appointed as an auditor of company। और नेक्स्ट बोल रहा है the qualifications, observations or comments on financial transaction or matters which have any adverse effect on the functioning of company, जो ऑडिट रिपोर्ट में mentioned है, mentioned in the audit report shall be read किए जाएंगे before the company in general meeting and open to inspection रहेंगे by any member of the company। बताइए बच्चों, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी Yes, बोलिए। sir. यहां तक कोई डाउट किसी का? No, sir. पक्का? तो बेटा Yes, ये sir. सेक्शन 145 Yes, भी sir. हमारा फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 146। दिख रहा है क्या? Yes, Yes, sir. ठीक है। अब ये सेक्शन क्या बोलता है सुनना बेटा। सेक्शन 146 से बोलता है कि ये ऑडिटर की ड्यूटी है। ये ऑडिटर की क्या है? ड्यूटी है। सेक्शन 146 बोलता है कि बेटा ऑडिटर की ड्यूटी है, ये ऑडिटर की ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है बेटा ऑडिटर की? बोले ऑडिटर की ड्यूटी है। सेक्शन 146 बोलता है कि ऑडिटर की ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? सुनना मेरी बात, कि कंपनी में जितनी भी जनरल मीटिंग्स हो रही हैं वो अटेंड करे। ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग। अब सर जनरल मीटिंग में यहाँ पे याद रखना एनुअल जनरल मीटिंग भी आ गई और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी आ गई। जनरल मीटिंग में यहाँ पे एजीएम भी आ गई और ईजीएम भी आ गई। तो अब ऑडिटर की बेटा ये ड्यूटी है कि कंपनी में कोई सी भी मीटिंग हो, चाहे एजीएम हो चाहे ईजीएम हो, ऑडिटर को अटेंड करनी पड़ेगी। द ऑडिटर शैल अटेंड द जनरल मीटिंग। बेटा याद रखो, लॉ में कहीं भी वर्ड अगर शैल आ जाता है तो शैल का मतलब होता है ऐसा काम जो आपको करना मैंडेटरी है। तो बेटा ऑडिटर के लिए मैंडेटरी है कि वो ऑडिटर की जनरल मीटिंग अटेंड करे। अब लॉ बोला या तो ऑडिटर जनरल मीटिंग अटेंड हिमसेल्फ कर ले, बोले या तो ऑडिटर जनरल मीटिंग खुद अटेंड कर ले। अगर ऑडिटर जनरल मीटिंग खुद नहीं अटेंड करना चाहता है तो ऑडिटर अपने बिहाफ पे अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो गया आपका एजेंट। बोले ऑडिटर अपने बिहाफ पे अपना एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अपना एजेंट भेज सकता है मीटिंग अटेंड करने के लिए। लेकिन जो एजेंट भी भेजेगा वो भी एक क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए। जिस एजेंट को भी भेजोगे वो क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए। यानी जो एजेंट भी आपके बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करेगा वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए। तो लॉ बोला की ड्यूटी है द ऑडिटर शैल अटेंड द जनरल मीटिंग। फिर लॉ बोला द ऑडिटर में अटेंड द जनरल मीटिंग हिमसेल्फ। बोले ऑडिटर या तो जनरल मीटिंग खुद अटेंड कर सकता है या थ्रू इज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हु शैल आल्सो बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर, या ऑडिटर अपनी मीटिंग एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अटेंड कराएगा और बोले वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी ऑडिटर होना चाहिए। यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. सर लेकिन अब यहाँ पे कंपनी चाहे तो ऑडिटर को एग्जेम्प्ट कर सकती है मीटिंग अटेंड करने से। द कंपनी में एग्जेम्प्ट एन ऑडिटर फ्रॉम अटेंडिंग द जनरल मीटिंग। एग्जेम्प्ट करने का मतलब होता है फ्री कर देना। एग्जेम्प्ट वर्ड का मतलब होता है फ्री कर देना, फ्री कर देना। तो कंपनी ऑडिटर को एग्जेम्प्ट कर सकती है, फ्री कर सकती है कि बोले ठीक है आपका मन हो तो मीटिंग में आना वरना मत आना, बोले हमने आपको फ्री कर दिया। तो कुल मिला के ये सेक्शन ऑडिटर की ड्यूटी बता रहा है कि ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो कंपनी की जनरल मीटिंग को अटेंड करे। लेकिन बेटा आप क्वेश्चन ये आया, ऑडिटर को पता कैसे चलेगा कंपनी की मीटिंग हो रही है? तो लॉ बोला क्या होता है कि कंपनी क्या होता है मैं आपको बताऊं। कंपनी में जब जनरल मीटिंग होती है तो कंपनी अपने सारे शेयर होल्डर्स को एक नोटिस भेजती है कि मीटिंग हो रही है, आ जाना। मैं फिर बोल रहा हूं, कंपनी में जब मीटिंग होती है तो कंपनी अपने सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस भेज देती है कि मीटिंग हो रही है, आ जाना। कंपनी अपने सारे शेयर होल्डर्स को क्या भेज देती है? नोटिस भेज देती है कि मीटिंग हो रही है, आ जाना। समझ में आ रहा है? तो लॉ बोल रहा है कि जिस तरह आप अपने सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस भेज रहे हो कि मीटिंग हो रही है, आ जाना, बोले जिस तरह आप अपने सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस भेज रहे हो कि मीटिंग हो रही है, आ जाना, वैसे आपको ऑडिटर को भी नोटिस भेजना पड़ेगा।
वैसे ही आपको ऑडिटर को भी नोटिस भेजना पड़ेगा कि मीटिंग हो रही है, आ जाना। तो बोले जितने भी नोटिस हैं, बोले ऑल नोटिस ऑफ एंड जो भी कम्युनिकेशन है मीटिंग की एंड अदर कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू एनी जनरल मीटिंग, बोले भेजी जाएगी, शैल बी फॉरवर्डेड, फॉरवर्डेड यानी सेंट, फॉरवर्डेड यानी सेंट, शैल बी फॉरवर्डेड टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। बोले वो ऑडिटर को भी भेजी जाएगी। तो ये ऑडिटर का राइट है कि उसको जनरल मीटिंग का नोटिस मिले। और ऑब्वियसली आज अगर आप ऑडिटर को जनरल मीटिंग का नोटिस ही नहीं दोगे, आप लॉजिकली सोचो, अगर आप ऑडिटर को जनरल मीटिंग का नोटिस ही नहीं दोगे तो ऑडिटर मीटिंग अटेंड कैसे करेगा? तो राइट ऑफ द ऑडिटर है टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। बताओ बच्चों, आया नहीं आया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा, ऑडिटर का एक और राइट है, उसके पास राइट टू स्पीक इन मीटिंग है। वो मीटिंग में बोल सकता है on matters related to audit, ऑडिट से रिलेटेड मैटर्स पर बोल सकता है। हाँ, ऑडिट के अलावा तो कोई अदर मैटर मीटिंग में डिस्कस हो रहा है तो ऑडिटर उस पर नहीं बोलेगा, लेकिन ऑडिट से रिलेटेड कोई भी मैटर अगर मीटिंग में डिस्कस हो रहा है तो ऑडिटर बोलेगा। तो द ऑडिटर शैल हैव अ राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड मतलब सुनवाई का मौका, बोलने का मौका उसे मिलेगा एट अ जनरल मीटिंग, और उस मैटर पे बोलेगा ऑन एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस, ऑन एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस विच कंसर्न्स हिम एज एन ऑडिटर। वो सिर्फ ऐसे पार्ट पे बोल सकता है जो पार्ट उसको एज एन ऑडिटर अफेक्ट कर रहा है। ये बीच में पार्ट मिसटाइप है, ये हट जाएगा, ये बीच में पार्ट मिसटाइप है, ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन इतनी सी है सिर्फ। बेटा ऑडिटर को जनरल मीटिंग में बोलने का राइट होता है, ऑडिटर को जनरल मीटिंग में बोलने का राइट होता है, लेकिन ऑडिटर को जनरल मीटिंग में बोलने का राइट सिर्फ ऐसे मैटर्स पे होता है विच आर रिलेटेड टू ऑडिट। अगर कोई मैटर रिलेटेड टू ऑडिट नहीं है तो फिर ऑडिटर को ऐसे मैटर्स पे बोलने का राइट नहीं होगा। बताइए बच्चों, आया नहीं आया यहां तक समझ? बोलिए। Yes, sir. Yes, आगे। sir. Yes, sir. अब Yes, बेटा sir. अब आता है सेक्शन पनिशमेंट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम के लिए, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम के लिए। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, इसके ऊपर बच्चों सेक्शन लगता है 147। सर अब ये तो है पनिशमेंट फॉर कंपनी, ये वाला जो पनिशमेंट है ये तो फॉर कंपनी है। फर्स्ट पॉइंट जो पूरा है ये तो कंपनी के पनिशमेंट की बात कर रहा है। अब बाकी जितने पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट फॉर ऑडिटर है, इसके नीचे वाला पॉइंट भी बेटा फॉर ऑडिटर ही है, ये वाला पॉइंट भी बेटा फॉर ऑडिटर ही है। फोर्थ पॉइंट छोड़ दे। ठीक है, अब बेटा इधर देखना। सर लॉ बोलता है जो हमने ऊपर सेक्शन पढ़े, ऊपर हमने कहां से कहां तक सेक्शन पढ़े? 139 से लेकर 146 तक। बोले अगर ये जो आपने सेक्शन पढ़े 139 से लेकर 146 तक के, इन सेक्शंस का कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, कंपनी द्वारा उल्लंघन हो गया, तो पनिशमेंट मिलेगा। बोले एक तो कंपनी को पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट फॉर कंपनी। कंपनी को तो ये पनिशमेंट मिलेगा कि मिनिमम टू मिनिमम 25,000 रुपए का और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लाख रुपए का फाइन होगा। और बोले जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने गलती करी है, जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है, जिनकी वजह से कॉन्ट्रावेंशन हुआ, बोले उनके ऊपर भी पनिशमेंट है। बोले मिनिमम टू मिनिमम 10,000 रुपए का और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख रुपए का उनपे फाइन लगेगा। बताओ बेटा ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब सर ऑडिटर पे 3 ही सेक्शन के कॉन्ट्रावेंशन पे पेनल्टी है, 139, 143 या 144। पनिशमेंट फॉर द ऑडिटर फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 139, 143, 144। अगर ऑडिटर इन 3 में से किसी सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करेगा तो ही पनिशमेंट है।
अब बेटा ये कॉन्ट्रावेंशन भी दो पार्ट पे है, एक तो पनिशमेंट ये वाला है और एक पनिशमेंट बेटा ये वाला है। दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। सर आज अगर ये प्रूव हो गया कि ऑडिटर ने जो कॉन्ट्रावेंशन किया इन 3 सेक्शंस का वो जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया, पर्पसली नहीं किया, तो ये वाला पनिशमेंट है। और अगर ये प्रूफ हो गया कि ऑडिटर ने जो कॉन्ट्रावेंशन किया था वो नोइंगली किया था, नोइंगली मतलब जानबूझ के किया था, विलफुली किया था, विलफुली मतलब जानबूझ के किया था, धोखा देने के लिए, ऑडिटर के मन में धोखा देना था, विद एन इंटेंशन टू डिसीव, डिसीव माने धोखा देना, ऑडिटर धोखा देना चाहता था, ऑडिटर ने कॉन्ट्रावेंशन डिसीव करने के लिए दिया है। डिसीव करना मतलब धोखा देना, डिसीव करना मतलब धोखा देना। तो ऑडिटर ने जो कॉन्ट्रावेंशन किया है वो डिसीव करने के लिए दिया है, करा है, जानबूझकर किया है। अगर ये प्रूफ हो गया कि कॉन्ट्रावेंशन विलफुल था, जानबूझकर किया गया था, डिसीव करने के लिए, या तो कंपनी को या कंपनी के शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स को या टैक्स अथॉरिटीज को, तो पनिशमेंट अलग है। तो सर अगर कॉन्ट्रावेंशन जानबूझ के नहीं किया तो ऑडिटर पे मिनिमम फाइन है 25,000 का और मैक्सिमम फाइन होगा या तो 5 लाख रुपए या ऑडिटर को कंपनी से जितनी सैलरी मिली है 4 times द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। और अगर कॉन्ट्रावेंशन जो किया वो जानबूझ के किया है, इफ कॉन्ट्रावेंशन इज कमिटेड knowingly or willfully with the intention to deceive the company or its shareholders or creditors or tax authorities, then punishment shall be 1 साल की जेल होगी, फाइन लगेगा मिनिमम 50,000 का और मैक्सिमम फाइन है या तो 25 लाख का या ऑडिटर को कंपनी से जितनी रेम्युनरेशन मिली उसका 8 times द रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर विच एवर इज लेस। तो एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से कि जो कॉन्ट्रावेंशन पूछा जा रहा है वो नोइंगली का पूछा जा रहा है या नॉट नोइंगली का पूछा जा रहा है। नोइंगली का पूछा जा रहा है तो ये रेड कलर, जो ग्रीन कलर में मैंने मार्क किया वो वाला पनिशमेंट है, और अगर नॉट नोइंगली पूछा जा रहा है तो जो रेड कलर में मैंने मार्क किया वो वाला पनिशमेंट है। बताओ बेटा यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, Clear sir. है. Yes, sir. कोई डाउट या क्वेरी किसी बच्चे की? Sir. एक चीज और है सर, लॉ बोला अगर ऑडिटर कॉन्ट्रावेंशन करता है तो जो पनिशमेंट मिलेगा वो तो मिलेगा ही, प्लस 2 चीजें और होंगी। एक तो रिफाइंड नहीं है, ये करेक्शन होगा, रिफंड है। एक ये वर्ड देख लेना यहां पर, रिफाइंड हो गया ये FU है, रिफंड है ये। सर एक तो ये है कि ऑडिटर को कंपनी से जो रेम्युनरेशन मिला है, अगर कल को ऑडिटर कॉन्ट्रावेंशन करता है, देखो समझ लेना, आज अगर ऑडिटर ने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो कॉन्ट्रावेंशन करने के केस में